साथियों, के कर्जे माफ कर देना चाहिए, ये संसदीय समिति ने अपना सिफारिश किया है। इसलिए हम मांग करते हैं संसदीय समिति के जो दिया तो हासिल करके हम वापस हुए हैं, हाथ खाली करके कभी वापस नहीं हुए हैं। इसलिए चलिए, इस राज्य सम्मेलन का आह्वान हमारी सम्मेलन करेगी, लेकिन हम आप जो गठबंधन की सरकार है उसकी राजनीति की दिशा आगे बढ़ती जा रही है। इसलिए साथियों, हम ये मांग करते हैं, पहले डी बंदोपाध्याय भूमि आयोग की अनुशंसा को लागू करो, उसी के बाद ही कोई काम हो सकता है, कोई काम आप कर सकते हो। नहीं होती 20 करोड़ नौजवानों का मतलब होता है नौकरी का मतलब। इस देश के 140 करोड़ की आबादी में हर 7वें व्यक्ति को नौकरी मिल गई होती। 7वें व्यक्ति का ऐलान तो कर दिया मेरे भाई, बिहार में एक फैसला कर दिया सरकार ने, लेकिन हमें मालूम है सरकार गरीबों के लिए काम नहीं किया। ये काम उसने नहीं किया, बल्कि रोजगार जहां मिल सकता था, नौकरियां जहां मिल सकती, तब तक आपको इस जमीन के लिए जो सरकार घोषणा किया है वो जमीन नहीं मिल सकता। दूसरी बात, बंगाल में और त्रिपुरा में और उस वामपंथी सरकार ने सबको उस जमीन का कागज दिया था। उसी तरीके से इस बिहार के अंदर जब तक चूंकि 70 में मुस्लिम एक्ट कानून लागू की गई थी, मगर वो लागू सिर्फ बंगाल में हुआ, केरला में हुआ, त्रिपुरा में हुआ, क्योंकि वहां लाल झंडे की ताकत। आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में हमने अपने जमीन के संकट को तेज किया था और उस जमीन को हम कब्जा किए। उस समय भारत की हिंदुस्तान की संसद के अंदर गरीबों के मुद्दे उड़ाकर एक भी बहस नहीं हुआ। एक ही तरीके से पार्लियामेंट चलते रहते था। एक की भाषण है, मोदी जी की भाषण। मोदी जी भाषण करेगा, पार्लियामेंट बंद करेगा। ऐसा पार्लियामेंट था। जो कुछ सांसद भाजपा के खिलाफ भाषण देने तो उनको संसद से बाहर निकल जाएगा, ऐसा सांसद था। अभी चुनाव हुआ, चुनाव के बाद क्या अवस्था है आप देखो। मोदी जी की सरकार की पहला बजट आया, कैसा बजट है? गरीबों के खिलाफ है। जो किसानों के आंदोलन चलते रहते था, अभी भी चलता है। किसानों की समर्थन देने वाला कार्यक्रम नहीं है। फर्टिलाइजर में 33% एक ही पूंजीपति का है और एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा, इसमें 25% एक ही पूंजीपति का है। और सीमेंट है, इसमें 20% एक ही पूंजीपति है का है। और कोयला है, इसका कीमत कौन बनाता है? उसी पूंजीपति बनाता है। उनका हाथ में सभी पैसा चलता है, लाखों करोड़ उनकी पॉकेट पे है। और 5 पूंजीपति अंबानी, अदानी, मित्तल, टाटा, बिरला, उसके हाथ में देश की जो नया बताता है 25% उनको पहले देता है, 5 पूंजीपतियों को देता है। मोदी जी की राजनीति है। हम हिंदू एक है, क्या एक है? ऐसा है, सब पूंजीपतियों को देता है। ऐसा व्यवस्था है, ऐसा सामाजिक स्थिति है। राजतंत्र इस सामाजिक नीति के साथ चलने वाला हो रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में एक पार्टी कहता हूं,
इस राजनीति को बदलना है। पूंजीपति को समर्थन देने वाला राजनीति को हिंदुस्तान में बदलने के लिए गरीबों को समर्थन देने वाला एक राजनीति हिंदुस्तान में पैदा होने के लिए लाल झंडा लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन कर रहा है। नहीं, अब 10 साल का शासन है ना, सब पार्टियों को डरा रहे हैं, सब नेताओं को डरा रहे हैं, तो कम्युनिस्ट पार्टी को छापा डाल के देखे ना कहीं, क्योंकि वो सबसे ईमानदारी के साथ कोई राजनीति करती है तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी करती है। और अभी संसद में मैं तो 25 दिन देखा है, दूसरा ही सत्र है, पहली बार है जो सत्ता पक्ष संसद को रोक रहा है। मतलब उनके जो सबसे ज़्यादा कोई बेनिफिट हुआ है तो एक ही परिवार है सबसे बड़ा, गौतम अडानी, उसमें अमेरिका में केस चल सकता है, लेकिन भारत में घूसखोरी की है अपने सस्ती बिजली को महंगी बेचने के लिए नेता और अफसरों को, लेकिन उसकी देश की संसद में चर्चा नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती। और जहाँ तक एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं, अभी लोकसभा में बिहार और उत्तर प्रदेश में कितने चरणों में चुनाव हुए हैं, तो पूरे देश में सब चुनाव एक साथ करने की बात करना, मतलब इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ जनतंत्र की हत्या नहीं हो सकती। जो लोकल बॉडी के पंचायत और नगर निकायों के चुनाव राज्य सरकारों के पास थे, अब वो केंद्र सरकार के पास हो जाएंगे, तो हर तरफ से मतलब जो जनतांत्रिक व्यवस्था है उसको संवैधानिक संस्थाएं उन सबको तहस नहस करके, वरना 52 से लेके 67 तक एक साथ चुनाव ही हो रहे थे, लेकिन इस पूंजीवादी सामंती नीतियों से जो आर्थिक शांति पैदा हुई है तो निश्चित रूप से राजनीति में भी अस्थिरता आई है। तो एक चुनाव मैं समझता हूँ जो तर्क दे रहे हैं कि वो खर्चा कम होगा, वो सबसे ज़्यादा होगा। अगर एक साथ कराएंगे तो किसी की 2 साल हुआ है, किसी का 3 साल हुआ है, और फिर कहीं डिजोल्व हो गई तो फिर 2 साल के लिए चुनाव होगा। मैं समझता हूँ ये केवल और केवल जनतंत्र की हत्या के लिए। हमारा ये सम्मेलन पार्टी की देशीय सम्मेलन के अनुसार है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, पार्टी हर 3 साल पे इसका कॉन्फ्रेंस कर रहा है। तो उस समय पे 2 तरीका है। एक है हमारा जो पिछले कॉन्फ्रेंस में जो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन है और ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के अनुसार कार्यक्रम पार्टी की ओर से कैसा आगे लिया, और हमारा जो पार्टी का जो आंदोलन है और एक्सपेंशन है, इस सभी मुद्दे पे एक रिव्यू रिपोर्ट रिव्यू डिस्कशन हम करेंगे। और जो आने वाले दिन में हिंदुस्तान के अंदर क्या कार्यक्रम आगे लेना है, और जो सीपीएम का पॉलिटिकल लाइन कैसे लागू किया था, ये पॉलिटिकल लाइन लागू करने पे जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के अनुसार सम्मेलन के अंदर डिस्कशन करेगा। और बिहार के अंदर ये पॉलिटिकल टैक्टिकल लागू करने पे और हमारा जो संगठनात्मक कार्यक्रम आगे लेने पे क्या क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्या कमजोरी है, इस मुद्दे पे बहस करेंगे। और जो ये मार्क्सवादी पार्टी है, एक मार्क्सवादी पार्टी में हम इस समाज में हमारा कार्यक्रम आगे ले रहा है। तो इस समाज में जब हमारा कार्यक्रम आगे लेने पे जो इंडिविजुअल मेंबर है उनकी कमजोरी क्या है, जो कमजोरी को तोड़ने के लिए जो सजेशंस क्या है, ये भी डिस्कस करें। कम्युनिस्ट पार्टी का पॉलिटिकल लाइन, संगठनात्मक लाइन, इसके साथ इंडिविजुअल मेंबर है उसकी जो वर्क है कैसा है, इसमें क्या कमजोरी है, क्या एडवांटेज है, ये भी डिस्कस करता है। इसके अनुसार जो भविष्य में हिंदुस्तान में क्या कैसा पार्टी इसके कार्यक्रम आगे ले जाएगा, और बिहार के अंदर जो मार्क्सवादी पार्टी को फर्दर सीपीएम को एक्सपेंशन के बारे में बहुत ज़्यादा नया एक कार्यक्रम बनाने के लिए इस कॉन्फ्रेंस में हम कोशिश करेगा। और एक पर्सपेक्टिव भविष्य के कार्य के बारे में बनाएगा, जो संगठन की एक्सपेंशन के लिए सीपीआईएम और इसकी मास ऑर्गेनाइजेशन
दोनों पार्टी अभी ऐसा है, पार्टी का ब्रांच है, कमेटी है, इसके साथ जो पार्टी मेंबर लीड करने वाला मासूम सभा है, मासूम है, इसको आगे लेने पे प्रायोरिटी एरिया आइडेंटिफाई करेगा। इसके अनुसार ये कार्यक्रम भी, संगठनात्मक कार्यक्रम भी हम बनाएगा। और जो राज्य सरकार है, ये राज्य सरकार जनता के खिलाफ है, ये सांप्रदायिक ताकतों के साथ आगे जाने वाला सरकार है, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा कमजोरी है। तो यह सरकार जो जन विरोधी कार्यक्रम आगे ले जाता है, उसके खिलाफ बिहार के अंदर एक आंदोलन आगे जाने के बारे में हम बहस करेगा, फैसला करेगा। और इसके साथ वामपंथी एकता बिहार के अंदर आगे लाने के बारे में भी इस कॉन्फ्रेंस में अच्छी तरह बहस करेगा, थोड़ा डिसीजन भी होने वाला है। ये चुनाव में मार्क्सवादियों की कार्यक्रम ऐसा है, एक है समाज की पीड़ित वर्गों के बीच में जाकर उनको कॉन्फिडेंस देना, जो उनकी चेतना में कमजोरी हो है। तो जो सामाजिक अवस्था है, आर्थिक अवस्था है, इस मुद्दे पे उनकी चेतने पे बढ़ोतरी कर आत्मविश्वास देकर उनको आंदोलन आगे लेने का एक कंटिन्यूस कार्यक्रम है मार्क्सवादी। इसके साथ जब चुनाव आएगा, ये चुनाव में हम शामिल करेगा, और चुनाव में जो शामिल होने के समय हमारा राजनीतिक कार्यक्रम है मार्क्सवादियों में। इसमें क्या है, गरीब लोगों को जो मुद्दा है, इसके तोड़ने में, उनको समर्थन सरकार की ओर से मिलने में, और सामाजिक सुरक्षा मिलने में कौन सा सरकार की कार्यक्रम अच्छा हो जाएगा। तो बिहार के अंदर जो अभी जो राजनीति है, गठबंधन है, नीतीश कुमार जी की पार्टी और भाजपा की पार्टी, ये जनता के खिलाफ है। इसलिए उस सरकार को बदलना है, और जो नया सरकार आता है उस समय जो सामाजिक सुरक्षा गरीबों को मिलना है, और ये सांप्रदायिकता ताकत को बिहार से हटाने की ज़रूरत है। इसलिए इस सब चीज़ों को हम चिंता में कर डिस्कस कर एक इलेक्टोरल टैक्टिकल लाइन बनाएगा। ऐसा है, इलेक्टोरल टैक्टिकल लाइन हमारा पॉलिटिकल लाइन के अनुसार चलेगा, राजनीति का अनुसार जो पॉलिटिकल लाइन है, उस पॉलिटिकल लाइन के अनुसार एक इलेक्टोरल टैक्टिकल लाइन हम बनाएगा। ऐसा है चुनाव के बारे में हमारा कार्यक्रम। ये ऐसा है ना, ये हम वर्किंग क्लास मूवमेंट है, हमको जानकारी है। ये जो राजनीति गणतंत्र हिंदुस्तान में चलता है, इस गणतंत्र में दो तरीके की इंटरवेंशन करना है। एक है जनता की आंदोलन, ये बाहर में है, इसकी असर ज़्यादा आंदोलन होने तो इसकी असर उधर भी संसद में होएगा, विधानसभा में हो जाएगा। अभी ऐसा है, जो गणतंत्र है, इसमें बहुत ज़्यादा कमजोरी हो रहा है भाजपा की सरकार की समय पे।